नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आंसू गैस के गोले से परेशान लोग इधर उधर भाग तो रहे हैं, मगर मैदान छोड़कर नहीं, अपनी आंखों को जलन से बचाने के लिए और आगे मार्च में बढ़ते रहने के लिए। आज दिन भर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबरें आती रही। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं, मगर पुलिस की तरफ से समग्र जानकारी नहीं दी गई है कि कितने आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन इन सब के बाद भी प्रदर्शन में आ रहे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा है। जंतर मंतर पर कितने लोग आए, कहां से कैसे कैसे पहुंचे हैं, इन सवालों से ही 20 जुलाई का दिन भीगता रहा। इस वीडियो को देखिए, लोग कहां से और किस उत्साह से चले आ रहे हैं। हर तबके के युवा इस मार्च में आपको नजर आएंगे। उनके आने के अंदाज से पता चलेगा कि इनके भीतर अचानक एक डर गायब हो गया है और वे डर से आजाद होकर सड़कों पर चलने लगे हैं, बोलने लगे हैं, नारे लगाने लगे हैं। ये सारे वीडियो आप तक बहुत बहुत देर से पहुंच रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर और उससे सटे इलाके में कोई नेटवर्क नहीं है। जिसके पास भी वीडियो है, उसके लिए वीडियो भेजना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए लाइव कवरेज करना भी असंभव हो चुका है। दिन गुजर गया, जनता की बेसब्री बढ़ गई है कि क्या क्या हो रहा है, कहीं लाइव कवरेज क्यों नहीं। सुबह सुबह कनॉट प्लेस से जंतर मंतर आने का रास्ता इसी तरह से भरा हुआ नजर आया। बस लोग चले आ रहे हैं। इतने लोग आने लगे कि मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। अचानक व्हाट्सएप ग्रुप झंझना उठे कि इतने सारे लोग जंतर मंतर पर कैसे पहुंच गए। इसका अंदाजा तो नहीं था, इसके पीछे कोई संगठन तो नहीं था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जंतर मंतर की तरफ बढ़ने वालों ने इन सभी आशंकाओं को अपने घर पर ही छोड़ दिया था। दिन के 12 बजे जंतर मंतर के आसपास ऐसी हालत थी। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने यह वीडियो जारी किया है। ड्रोन कैमरे से आपको जंतर मंतर के आसपास के रास्तों पर लोगों का जमावड़ा दिख जाएगा। हुजूम के विस्तार से अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग यहां 12 बजे के वक्त मौजूद रहे होंगे। अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपको अपने ही बच्चों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताने वाले अंकिलों और आंटियों का रिएक्शन देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। धर्म के नाम पर राजनीति के इस दौर में हिंदू सुख में डूबे अंकिलों की जमात ने जनता होने के हर एहसास को कुचल दिया था। लेकिन जंतर मंतर पर आए लोगों की यह भीड़ लोकतंत्र के खत्म होने की सारी थ्योरी पलट देती है कि जनता एक बार मार दी जाती है, फिर कभी जिंदा नहीं होती। जंतर मंतर ने आज साबित कर दिया कि मार दिए जाने के बहुत बहुत दिनों बाद भी केवल जनता ही है जो जिंदा हो सकती है, जिंदा हो जाती है। पूरा देश हैरान है कि जंतर मंतर पर इतने लोग कहां से आ गए। उनकी हैरानी की एक एक वजह सही है, और अब इस बात को ध्यान से सुनिए। 20 जुलाई को भारत सरकार पहले ही दिन एक बिल पेश करना चाहती है। इसका नाम है राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल। अगर कोई व्यक्ति वंदे मातरम के गायन को रोकता है या बाधा पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल की जेल। इस प्रावधान का एक ही मकसद है,
डर का एक और डोज जनता को दिया जाए, डराया जाए कि 3 साल की जेल हो सकती है। फर्जी केस होने लग जाएंगे कि फला ने वंदे मातरम गाने में बाधा डाली, इसलिए पुलिस उसे उठाकर जेल में बंद कर आई है। और ऐसा हो चुका है, इसी मोदी सरकार के दौर में हुआ है। फिल्मों के दिखाए जाने से पहले या बाद में अचानक सिनेमा हॉल में जनगण बजने को लेकर कई सारी घटनाएं सामने आने लग जाती हैं। इसे लेकर सिनेमा हॉल में हिंसा की घटना बढ़ जाती है, जबकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताभा रॉय के आदेश से राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया गया। 1.25 साल तक यह आदेश लागू रहा। जनवरी 2018 में जब मामला बिगड़ने लगा तो उसी बेंच ने इसे वैकल्पिक बनाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह आदेश अनिवार्य नहीं है। 1987 के जिस फैसले के आधार पर यह नया आदेश लागू हुआ, उस मामले में कुछ स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान नहीं गाया था, खड़े रह गए मगर गाया नहीं। तब बेंच ने कहा कि खड़े होना राष्ट्रगान का सम्मान है, उसे नहीं गाना उसका अपमान नहीं है। हमने यह बात क्यों बताई? इसलिए बताई कि इस तरह के कानून लाकर लोगों में डर बिठाया जा रहा है, जेल भेजने के नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, उन्हें फंसाने का नया तरीका खोजा जा रहा है। आज सरकार संसद में यह बिल पेश नहीं कर पाई क्योंकि जनता सड़कों पर थी। जनता ने उस डर को नकार दिया था। आज जो जनता आई थी वह कई तरह के डर को नकार कर आई थी। इसी सोनम वांगचुक को सरकार ने आंदोलन करने के लिए 170 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। बहुत पुरानी बात नहीं है, उन पर एनएसए की धारा लगा दी गई, मगर वही सोनम वांगचुक जब जमानत पर बाहर आते हैं तो लाखों लोगों के लिए इस तरह के डर से बाहर आने का जरिया बन जाते हैं। उन्हें कोई मैनेज करना चाहता है, हो सकता है मैनेज कर ले, लेकिन उनके अनशन से सोनम वांगचुक के भीतर का भी डर निकला और उनके साथ साथ जंतर मंतर पर आ रही जनता भी डर से आजाद नजर आई। सरकार ने नेटवर्क जाम कर बहुत कोशिश की, इसके बाद भी वीडियो लोगों तक पहुंचने ही लगे। किसान आंदोलन में याद कीजिए क्या हुआ था। देश के किसानों को जंतर मंतर पर आने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गईं, कटीली तारें लगा दी गईं। उससे भी जी नहीं भरा तो सड़कों पर कीले गाड़ दी गई थीं। मगर आज जनता ने उस जंतर मंतर पर अपना दावा कर दिया, उसे वापस हासिल किया। अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए। धर्मेंद्र का यह वीडियो बता रहा है कि आज लग रहा है कि दिल्ली जनता की है, पुलिस की नहीं है, मंत्रियों की नहीं है, गोदी मीडिया की नहीं है। गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रहा कि इसका कवरेज कैसे करें। लोकतांत्रिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। क्या वह आज की जनता को चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त बता सकता था? क्या इस भीड़ को मोदी सरकार के लिए चेतावनी कह सकता था? क्या वो कह सकता था कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता की बात सुननी चाहिए? सरकार की चापलूसी में डूबे रहने वाले गोदी मीडिया के पास आज भाषा की कमी होगी कि जंतर मंतर पर आ रहे लोगों का कवरेज किस तरह की भाषा में करें। इसीलिए उसकी भाषा में संसद की ओर कूच था, मार्च को कूच लिखा जा रहा था, जबकि जनता शांति से चली आ रही थी। मीडिया इसे बवाल,
हंगामे से आगे बढ़कर आपको बता ही नहीं पाया कि इस तरह के प्रदर्शन का किसी भी देश के लोकतंत्र में क्या स्थान होता है, क्या मतलब होता है। इसी दिल्ली में मार्च को कितना कलंकित कर दिया गया, देश के खिलाफ साजिश के रूप में पेश किया गया और जनता भी सरकार की तरफ खड़ी रही। आज जनता अपना विपक्ष बनकर जंतर मंतर गई। लोग मार्च करने आए, लोग मार्च कर रहे थे, नारे लगाने आए, लोग नारे लगा रहे थे। कई लोग कह रहे हैं कि जनता सरकार के विरोध में निकली है। यह बात ठीक है, लेकिन यह जनता अपने विरोध में भी निकली है। यही जनता थी जो धर्म के नशे में डूबी थी, उसके अधिकार कुचले जा रहे थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी, जीवन स्तर में सुधार नहीं, पढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी, लोग जेल में डाले जा रहे थे, अच्छे अच्छे पत्रकारों को चैनलों से निकलवा दिया गया, उन पर कभी भी जेल में डाल देने का खतरा बिठा दिया गया, उनके YouTube चैनलों को बंद करने के लिए तरह तरह के नियम बदले जाने लगे और जनता चुप थी, जनता सरकार के साथ थी। मगर आज यह जनता सरकार से ज्यादा अपने विरोध में निकल कर आई है। आप ध्यान से देखिए, जनता ने सरकार के समर्थक होने की वर्दी उतार दी है। जंतर मंतर पर जनता अपने विरोध में जमा होने लगी। जंतर मंतर की तरफ आने वाले केवल युवा नहीं थे, उनके पिताओं की उम्र के लोग भी चले आ रहे थे। यहां पर इतने लोग हैं कि पुलिस को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इतने तरह के घरों से, इतने तरह के इलाकों से लोग आए हैं कि पुलिस अगर कठोरता से लाठी चलाती तो हर घर में कोहराम मच जाता। आप जंतर मंतर की तरफ आने वाले लोगों को देख सकते हैं। बहुत दिनों बाद जनता दिखाई दे रही है, तो आज जनता को जी भर के देख सकते हैं। जंतर मंतर के आसपास नेटवर्क इतना जाम था कि अब वीडियो आप तक लाने के लिए धर्मेंद्र को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, ऑटो लेकर वहां तक आना पड़ा जहां नेटवर्क था। लोग पुलिस की लाठी से भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हीं लोगों में से कोई आगे आकर कह रहा है, मारो मुझ पर लाठी, मारो मुझ पर लाठी। एक युवा तो हाथ जोड़कर बैठ गया है, सर झुकाता हूं, चलाओ अपनी लाठी, चलाओ अपनी लाठी। काश उमर खालिद के लिए भी इसी तरह लोग आते, उसके साथ हुए अन्याय को लोग इसी तरह महसूस कर पाते। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने से बचाने के लिए भी लोग इसी तरह आवाज उठाते। हो सकता है लोग एक दिन आवाज उठाएं, एक बार मुड़कर देखेंगे कि उनके साथ, उनके हमवतनों के साथ क्या क्या हुआ, उन्हें किस तरह धोखे में रखा गया। यह जनता नोटबंदी की लाइन में लगाई गई तो चुप रह गई थी। यही जनता जंतर मंतर आने के लिए मेट्रो के बाहर लाइन में लग गई। लाइन इतनी बड़ी हो गई कि मेट्रो बंद करने पड़ी। लोगों को आज नकल बात समझ में आएगी, उनकी शिक्षा के साथ क्या हुआ, उनकी आजादी और अभिव्यक्ति के अधिकारों के साथ क्या हुआ। 2014 में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, मगर उसे धर्म और राष्ट्रवाद की जाल में फंसा दिया गया। यही वो जनता थी जो जेएनयू जैसी शानदार यूनिवर्सिटी को देश के लिए खतरा बताने लगी। यही वो जनता है जो अपने बच्चों के लिए इतने बड़े देश में एक शानदार यूनिवर्सिटी के लिए तरस रही। नियति ने जनता से बहुत निर्मम बदला लिया है। जनता ने आज अपने विरोध में मार्च किया है। एम्बुलेंस को रास्ता देने वाले हैं हम। ये देखो, एम्बुलेंस को रास्ता दे रहा है। देखते रहो, एक ही जन नहीं देता है, सब लोग रास्ते देते हैं। गोदी मीडिया में सूत्रों के हवाले से भांति भांति की खबरें चलाई जाने लगी कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत करने की कोई पहल नहीं की। सूत्रों के हवाले से चैनलों में रिपोर्ट किया गया कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी से किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार किया है।
कहा कि जेपी नड्डा से मुलाकात ही नहीं हुई। इसके जवाब में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने एक तस्वीर ट्वीट कर दी। सौरभ दास आशुतोष रांका जेपी नड्डा के घर पर हैं, जेपी नड्डा के साथ बैठे हैं। सौरभ दास ने कहा कि इस वक्त मैं जेपी नड्डा के घर पर ही हूं, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। लगातार अपने ट्विटर से सौरभ बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाना चाहिए। गेंद अब सरकार के पाले में है। जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जिन नीट एस्पिरेंट्स ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली उन्हें 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सौरभ दास के ट्वीट के कुछ घंटे बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का ट्वीट आया। सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। 1 महीना हो गया, सरकार बात कर सकती थी। सरकार को लगा कि जनता भी गोदी हो गई है, गोदी ही रहेगी, लेकिन रविवार से ही इतने लोग आने लगे कि बातचीत का दरवाजा खोला जाने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ट्वीट किया कि कल देर रात ही नई दिल्ली के डीसीपी ने सरकार से बात करने के लिए चैनल खोलने की बात की। आज सुबह 6 बजे से इसे लेकर और बात हुई। 11:15 बजे के आसपास जेपी नड्डा से बातचीत को लेकर सहमति बनने लगी। 2:30 बजे हम उनसे मिलने गए। वे हमारी मांगों को लेकर लीडरशिप से बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करना चाहिए। यह वीडियो देखिए। इन कार वालों की त्रासदी कम नहीं हो रही। आज उन्हें घंटों जाम में रहना पड़ा। किसकी वजह से? अगर सरकार ने बातचीत पहले शुरू की होती तो यह आंदोलन इस मुकाम पर नहीं होता। सरकार इसी हिसाब में लगी रही कि पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इन कार वालों की अजीब हालत है। सर्वे में बताते हैं छुपकर इथेनॉल मिले पेट्रोल से माइलेज कम है, खर्चे का दबाव ज्यादा है, मगर अपने नाम और चेहरे के साथ अपना वीडियो नहीं डाल पाते। क्या करोड़ों कार वाले डराए जा सकते हैं? फिर अगर माइलेज कम हुआ है तो आवाजें इतनी कम क्यों सुनाई देती हैं? एक खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह से मिले। इस एक लाइन की सूचना से माहौल बन गया, शायद इस्तीफा हो, लेकिन उसके बाद इसके अलावा कोई जानकारी नहीं आई। इस्तीफे की खबर तक नहीं आई। दरअसल अब किसी के पास खबर होती नहीं है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदल दिए गए, किसी को पहले से पता तक नहीं था। संकेतों में सूचनाएं दी जा रही, लेकिन जंतर मंतर पर जनता संकेतों में नहीं आई, संख्या में आई, अपनी शक्लों के साथ आई, अपने अपने जिस्मों के साथ आई। इतनी बड़ी संख्या में आई कि पब्लिक की गिनती 50,000 से शुरू होने लगी, 75,000 के पार पहुंच गई। गिनती छोड़ी, लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए कि संसद के दरवाजे बंद करने पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी दोपहर 3 बजे से पहले संसद भवन से निकल गया। सरकार को आज झटका लगा होगा। इतने लोग कहां से आ गए? गोदी एक्सपर्ट समझा रहे थे कि भारत की जनता में अब दम नहीं रहा। वो धर्म की राजनीति की गुलाम हो चुकी है, वो कभी विरोध करेगी नहीं। इसी आत्मविश्वास के शिकार लगता है धर्मेंद्र प्रधान भी हो गए और उन्होंने रविवार को यह तस्वीर ट्वीट कर दी। नीट परीक्षा के दूसरे नंबर के टॉपर से मुलाकात करने की तस्वीर। क्या यह तस्वीर उन्हें ट्वीट करनी चाहिए थी? धर्मेंद्र प्रधान इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि नीट की परीक्षा हो चुकी है, नीट की परीक्षा का मुद्दा समाप्त हो गया है। परीक्षा के टॉपर उनके साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाने लगे। Is this the way this government thinks about our youth? That they will come to flash their teeth with the minister, but to show their grit, they will never ever go to जंतर मंतर? 2014 से पहले का भारत होता तो यह तस्वीर मंत्री के अहंकार का राष्ट्रीय प्रतीक बन जाती।
नीट में पहली बार चोरी नहीं हुई है, चोरी बढ़ती जा रही है। पिछले साल क्या हुआ, छात्र कोर्ट तक पहुंच गए मगर राहत नहीं मिली। इस बार सरकार ने परवाह भी नहीं की। अगर विपक्ष ने नहीं बोला होता तो दोबारा परीक्षा भी नहीं होती। राहुल गांधी का कार्यक्रम है छात्रों की गूंज। यहां उन छात्रों की तस्वीर लगी है जिन्होंने नीट परीक्षा के बाद अपना जीवन समाप्त कर लिया। ऐसी ही एक छात्रा के पिता मंच पर आकर अपनी व्यथा बता रहे हैं। नीट परीक्षा और शिक्षा के निजीकरण को लेकर इसी बीच राहुल गांधी की यह दूसरी रैली हो गई। इससे भी बड़ी संख्या में युवा देहरादून पहुंच गए। फिर भी सरकार ने युवाओं की बेचैनी को न दिल्ली में संज्ञान लिया, न देहरादून में लिया। 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। और रियलिटी है कि कन्विक्शन रेट 0। इस काम के लिए एक भी व्यक्ति जेल में नहीं गया है, एक व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। अगर आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का अमित शाह से मिलना या मिलने की इस खबर का संबंध इस बात से है कि सरकार दबाव में आ रही है, सरकार सुनने लगी है, तो आप शायद गलत भी हो सकते हैं। सरकार आज के दिन को भी मैनेज करती नजर आई, अपना समय निकालती हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन गौर से सुनिए। हाल ही में खबर आई कि इसरो जैसी संस्था से भी 120 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री उसे भी नोटिस नहीं करते, मगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवाओं के एक स्टार्टअप का जिक्र करते हैं और उस स्टार्टअप में शामिल वैज्ञानिकों की उम्र बताते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिना नाम लिए उनकी उम्र पर कटाक्ष करते हैं। जिस समय जनता संसद के बाहर उनके खिलाफ नारे लगा रही है, उसी समय प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष की उम्र पर कटाक्ष करते उस जनता को उसकी जगह दिखा रहे थे। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी की उम्र 56 साल है। अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का नाम भी ले लेते। प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो अपनी उम्र से भी तुलना कर सकते थे, लेकिन अगर 75 साल कहते तो फिर मार्गदर्शक मंडल को लेकर बहस छिड़ जाती। पर अजीब है, जनता 100 सवालों के जवाब खोज रही है और 75 साल के प्रधानमंत्री 56 साल के युवा की उम्र पर इस तरह कटाक्ष कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी 100 साल के हो गए हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 के। इसीलिए जंतर मंतर पर आई इस जनता का सरकार पर क्या असर होगा यह आज नहीं दिखेगा। सरकार इस जनता के पीछे कैसे पड़ेगी, उसके घरों तक किस तरह से पहुंचेगी, आने वाले समय में पता चलेगा। 20 जुलाई को जनता ने सड़कों पर आकर बता दिया, अगर देश का सारा विपक्ष के सारे नेता तोड़कर, मरोड़कर, घसीटकर, लपेटकर बीजेपी के घुटनों के नीचे उसके तलवे में बिठा दिए जाएंगे और देश में एक भी नेता नहीं बचेगा, तब भी जनता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आती रहेगी। यह जनता की स्वायत्तता का दिन है। कितनी आसानी से मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने केन बेतवा नदी के जोड़ने की योजना का विरोध कर रहे आम लोगों को वहां से हटा दिया। कई दिनों से वहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पानी में डूबकर, मगर उनसे बातचीत तक नहीं की गई। एक दिन पुलिस आई, उनका आंदोलन उजाड़कर चली गई। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लेने के बाद सरकारों को लगा होगा कि अब सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जनता बड़ी संख्या में जंतर मंतर आ गई, बिना नेता के, बिना बड़े नाम वाले नेता के। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस मार्च में शामिल थे। समाजवादी पार्टी के सांसद फारूक अब्दुल्ला, जिनकी उम्र 90 साल की है, वो भी शामिल थे। धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा, उससे बड़ा सवाल है इस देश की शिक्षा का क्या होगा। जंतर मंतर से खबरें अभी तक लोगों की संख्या तक सीमित है। लोगों के क्या अनुभव रहे, उन्होंने घर से निकलकर क्या देखा, बाहर और अपने भीतर,
इसका अनुभव उन्हीं के साथ लौट रहा होगा, दशकों तक उनके साथ रहेगा, निराशा के क्षणों में उन्हें हौसला देता रहेगा कि जब भी लोकतंत्र को रौंदा जाएगा, जब जनता के अधिकार छीन लिए जाएंगे, जब चुनाव पर भरोसा नहीं बचेगा, वोट चोरी से चुनाव जीते जाएंगे, तो उन्हें याद आएगा कभी जंतर मंतर के लिए निकले थे, उन्हें फिर से निकलना होगा। जंतर मंतर का यह धरना हो सकता है समाप्त हो जाए। जंतर मंतर ने जो धारणा बदली है उसे समाप्त होने में अब वक्त लगेगा। आज का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इस तरह की रिपोर्ट के लिए जरूरी है कि हम वीडियो पर नजर रखें, उन्हें आपके लिए संपादित करें, पेश करें, ताकि आप तक बात ठीक से पहुंचे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।